मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के क्या विचार थे। आर्थिक विकास के संदर्भ में एडम स्मिथ क्या कहते थे। ऐसे तो एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन उनकी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें हम लोग आर्थिक विकास से संबंधित उनके विचारों को देखते हैं। उन्होंने आर्थिक विकास से संबंधित अपने जो विचार दिए हैं वो इस पुस्तक में लिखी हुई है। एडम स्मिथ परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक विकास से संबंधित जो अपने विचार दिए वो बहुत हद तक आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों से मिलते जुलते हैं। मानो कि एडम स्मिथ ने अर्धविकसित राष्ट्र की कल्पना क्लियरली कर ली थी और उन्होंने बहुत दूर का सोच के अपने विचार दिए थे कि आने वाले समय में अगर हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास को चाहते हैं, तो कैसे कैसे हम लोग विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि परंपरावादी अर्थशास्त्री होते हुए भी एडम स्मिथ के जो विचार हैं वो बहुत हद तक आधुनिक अर्थशास्त्रियों से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में बहुत ही सुंदर ढंग से आर्थिक विकास की भूमिका और आर्थिक विकास को किस तरह से प्राप्त किया जाए इसकी योजना के बारे में भी उन्होंने बताया है। हम लोग देखेंगे कि एडम स्मिथ जो है उन्होंने आर्थिक विकास को राष्ट्र आय की मात्रा के संदर्भ में बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्र आय में अगर वृद्धि होती है तो उससे किस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उससे किस प्रकार आर्थिक विकास होगा, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित जो विचार है, इन विचारों को हम लोग कुछ मुख्य कड़ियों के अंतर्गत चर्चा करेंगे या कुछ मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इसकी प्रथम कड़ी है वो ये है कि एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ तत्वों के बारे में बताया है और वो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संपन्न करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को उन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहला भाग है विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप ना होना, यानी कि यहाँ पर वे अहस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए श्रम विभाजन का होना बहुत ज़रूरी है और तीसरा, आर्थिक विकास पूंजी निर्माण के द्वारा ही संभव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के जो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन 3 तत्वों के बारे में एडम स्मिथ जो बताते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। जो पहला तत्व एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वे अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। एडम स्मिथ जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य को कोई भी संगठन या कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं प्रेरित कर सकता है, लेकिन वह अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी आवश्यकता से वो अपने काम को अच्छे ढंग से वो कर सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से आर्थिक क्रियाओं को करेगा। तो इस तरह से करके वो संपूर्ण देश के उत्पादन को, संपूर्ण राष्ट्र के उत्पादन में वो वृद्धि करेगी।
तो ये एडम स्मिथ का मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जब तक कि वो कोई नीति को ना तोड़े या कोई न्याय के नियमों को ना तोड़े, तब तक उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर वो किसी तरह से भी किसी नीति को या किसी कानून को तोड़ता है तो वहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जब तक व्यक्ति किसी भी नीति या न्याय को बिना तोड़े और वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते रहता है तो उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, एक स्वतंत्र समाज का निर्माण होगा, और जब स्वतंत्र समाज का निर्माण होगा और जहाँ पर सभी लोगों का हित होगा, तो इस तरह से जो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने कहा कि पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है कि सरकार को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ये उनका मानना था। तो इस प्रकार एडम स्मिथ जो थे वे अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, और उनका ये मानना था कि एक अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, वो मार्केट में काम करता है और वो इस तरह से सबको इक्विलिब्रियम यानी कि डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम में ला देता है और प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करता है। इसीलिए सरकार को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो आर्थिक विकास जो है वो बढ़ेगा। दूसरा तत्व जिसके बारे में एडम स्मिथ कहते हैं वो है कि आर्थिक विकास जो है वो श्रम विभाजन पर निर्भर करता है। उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम विभाजन को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, और उन्होंने बताया कि संपत्ति का एकमात्र स्रोत श्रम ही है। तो इसीलिए एडम स्मिथ का कहना था कि जितने भी आय प्राप्त होती है यानी कि राष्ट्र आय होती है, उत्पादन होती है, वह केवल व्यक्ति के परिश्रम के माध्यम से ही होता है। और उनका ये मानना था कि जब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता होगी, बहुत व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो उस समय जो है बहुत सारे श्रमिक मिलकर जो है आपस में अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने सकेंगे, अधिक राष्ट्र आय का उत्पादन करने सकेंगे, और इस तरह से जो उनका राष्ट्र आय था, देश का राष्ट्र आय था, उसमें वृद्धि करेंगे। उनका मानना था कि श्रम विभाजन से जो है सभी व्यक्ति आपस में मिलकर जो है वे लोग कार्य करते हैं, और जब सब कोई आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो इससे उन्नति और समृद्धि होती है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का मतलब ये बताया कि जब किसी कार्य को सब श्रमिक मिलकर करते हैं तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के कुछ लाभ भी बताए हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन करने से उन्होंने कहा है कि श्रमिकों की योग्यता में वृद्धि होती है, और इससे समय की भी बचत होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, और इसके साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। तो ये एडम स्मिथ के लाभ थे। एडम स्मिथ ने आगे चलकर उन्होंने कहा उनके अनुसार कि श्रम विभाजन मानवीय वस्तु परिवर्तन, विनिमय और लेन देन की भावना का परिणाम है। तो इस तरह से श्रम विभाजन जो है वो वस्तु परिवर्तन, विनिमय और लेन देन की भावना का ही परिणाम रहता है। एडम स्मिथ का कहना था कि श्रम विभाजन जो है मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कि कितनी पूंजी उत्पत्ति कार्य में लगी हुई है, और दूसरा वस्तु के बाजार की क्या सीमा है। यहाँ पर ये बोलना चाहते थे एडम स्मिथ कि जितनी पूंजी उत्पत्ति के कार्य में यानी कि उत्पादन में जितनी अधिक पूंजी लगी रहेगी तो उतना अधिक श्रम विभाजन संभव हो पाएगा। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि अधिक पूंजी अधिक श्रम विभाजन को प्रेरित करती है। इसीलिए एडम स्मिथ जो थे वे वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि वाणिज्य में वृद्धि होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में होगा, और जब उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो श्रम विभाजन भी संभव हो पाएगा।
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यातायात और परिवहन के साधनों का भी विकास होना चाहिए। जब यातायात और परिवहन के साधनों का विकास होगा तो इससे जो है श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होगी, और श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होने से श्रम विभाजन संभव हो पाएगा, अधिक उत्पादन हो पाएगा, और इसके साथ साथ पूंजी संचय भी हो पाएगा। तो ये एडम स्मिथ का कहना था कि अधिक पूंजी रहेगी तो अधिक श्रम विभाजन संभव हो पाएगा, और अधिक श्रम विभाजन होने से अधिक उत्पादन और बाजार का विस्तार होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो तीसरी बात है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण तत्व है उसके संदर्भ में उन्होंने पहली बात कही थी कि विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास के लिए श्रम विभाजन होना चाहिए। तीसरी बात जो एडम स्मिथ बोलते हैं कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पूंजी निर्माण जो है वो होगा तभी जाके आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। लेकिन पिछड़े हुए देशों में, अल्प विकसित देशों में क्या होता है, पूंजी निर्माण की समस्या होती है। पूंजी निर्माण की समस्या इसलिए होती है क्योंकि बचत कम होता है। जब बचत कम होगा तो पूंजी निर्माण भी कम होगी। तो बचत में वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा कि जो फिजूल खर्ची है उसको कम करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है उसको कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ एक बहुत ही अच्छी बात बोलते थे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत काम करता है एकदम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से, बहुत ज़्यादा काम करने से वो बचत मतलब पूंजी निर्माण वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कम परिश्रम करता है लेकिन वो विवेकपूर्ण बचत करता है तो उससे भी पूंजी निर्माण हो पाएगा। जैसे यहाँ पर एडम स्मिथ जो है वो छोटी छोटी बचतों के बारे में बताना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से भले ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट लंबे समय के लिए वो बचत करते जाएगा तो लंबे समय में उसे एक अच्छी खासी पूंजी की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने से पूंजी निर्माण नहीं होता है, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकपूर्ण बचत करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बचत करता है और उसको लंबे समय तक बचत करता है तो उसका पूंजी निर्माण जरूर होगा। और अगर इस पूंजी निर्माण को वो भविष्य में उत्पादन करने के लिए बचा के रखता है तो इससे भी पूंजी निर्माण में जो है वो वृद्धि होती है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति जो है वो अपने बचत का दुरुपयोग ना करे, बल्कि उस बचत को वो पूंजी निर्माण के लिए रखे, यानी कि मितव्ययी हो और फिजूल खर्ची को वो कम करे। इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा था कि जब तक समाज द्वारा वास्तविक बचत नहीं होती है तब तक पूंजी निर्माण भी संभव नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है पूंजी निर्माण, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अब हम लोग एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के संदर्भ में जो विचार दिए हैं उसकी दूसरी कड़ी की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरी कड़ी में एडम स्मिथ ने क्या कहा है? एडम स्मिथ ने दूसरी कड़ी में कहा है कि प्राथमिकताओं का चयन हम लोग कैसे करेंगे जब आर्थिक विकास करना है, क्योंकि आर्थिक विकास एक लंबी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। तो किस तरह से आर्थिक विकास को हम लोग आगे ले जाएं, तो इसके चलते प्राथमिकताओं का चयन हम लोग किस तरह से करेंगे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ जो हैं वो बड़े पैमाने के उत्पादन और औद्योगिकरण के समर्थक थे कि बड़े पैमाने का उत्पादन होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ ये भी बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि एक बार में जो है वो बड़े पैमाने का उत्पादन संभव नहीं हो सकता है, एक बार में ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकरण संभव नहीं हो सकता है। इसलिए एडम स्मिथ ने ये भी माना कि प्रारंभ में आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में कृषि का विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास के क्रम में वो कृषि के विकास को बहुत महत्व देते थे
उनका ये मानना था कि सही तरीके से कृषि की जाए और कृषि के लिए सही औजार मिले, सिंचाई की सुविधा हो, बीज खाद आदि प्राप्त हो, लगान के नियमों के बारे में भी वो बताते थे। तो इस तरह से सबसे पहले एडम स्मिथ जो थे वो कृषि के समर्थक थे, कृषि के बारे में बताते। फिर उनका कहना था कि जैसे जैसे कृषि में विकास होते जाएगा, कृषि क्षेत्र का विकास होता जाएगा, तो वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योगों का भी विकास होना चाहिए, ताकि कृषि कार्य के बाद जब किसान या श्रमिक खाली रहे तो उसका खाली समय जो है वो कुटीर उद्योगों में लगे। तो इस तरह से एडम स्मिथ जो थे वो मानते थे कि सबसे पहले कृषि का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, तो फिर औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं को कौन खरीदेगा। औद्योगिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं निर्मित होगी उसकी क्रेता तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही होंगे। तो इसीलिए उनका मानना था कि सबसे पहले कृषि का विकास होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके उद्योगों का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि एडम स्मिथ जो थे वो संतुलित विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कृषि में भी विकास होना चाहिए और उसके साथ साथ उद्योग में भी विकास होना चाहिए। तो इस तरह से जो देश है, देश का चतुर्मुखी विकास होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा था, ये उनका मत था। उनका ये कहना था कि विकास ऐसा होना चाहिए कि एक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र को सपोर्ट करे। तो इस तरह से वे कृषि, उद्योग और व्यवसाय इनके पक्षपाती नहीं थे, बल्कि एडम स्मिथ मानते थे कि ये सारी चीज़ें, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को आगे लेते हुए आगे बढ़े। तो इस तरह से उन्होंने संतुलित विकास का जो कंसेप्ट है वो दिया था आर्थिक विकास के लिए। तो ये दूसरी कड़ी थी एडम स्मिथ के विकास से संबंधित विचारों की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उन्होंने मानवीय साधन को आर्थिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना। एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो मानवीय साधन है ये आर्थिक विकास के लिए एक सक्रिय साधन है, एक्टिव साधन है। उन्होंने कहा है कि श्रम ही वह खजाना है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध करा सकता है। तो इस तरह उन्होंने श्रम के बारे में कहा कि श्रम ही है जो राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाएं दे सकता है, आवश्यकताएं उपलब्ध करा सकता है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए उन्होंने बिल्कुल एक सक्रिय साधन जो है वो श्रम को ही उन्होंने माना था। आगे एडम स्मिथ कहते हैं कि देश में पूंजी वृद्धि या कमी के अनुपात में ही उत्पादक श्रमिकों, उद्योगों, भूमि की उत्पादकता, वास्तविक संपत्तियों व लोगों की आय घटती बढ़ती है। यानी कि देश में जैसे जैसे पूंजी की वृद्धि होती है तो लोगों, श्रमिकों की उत्पादकता भी बढ़ेगी, संपत्ति भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी। लेकिन अगर देश में पूंजी में कमी हो जाती है तो इससे श्रमिकों की उत्पादकता, उनकी संपत्ति और उनकी आय भी घटने लगती है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात जो मानव संसाधन के बारे में जो एडम स्मिथ कहना चाहते थे, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समाज में पूंजी का संचय कितना हो रहा है, क्योंकि पूंजी का संचय जितना होगा उतना ही मानव साधन का प्रयोग किया जा सकता है, श्रम की मात्रा में। उनका ये मानना था कि अधिक श्रमिकों को काम करवाने के लिए पूंजी का संचय बहुत ज़रूरी है। पूंजी में संचय अधिक होगा तो उतने अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है, उनके कार्यों में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार एडम स्मिथ जो थे वे आर्थिक विकास में मानवीय साधनों की जो भूमिका है उनको वो स्वीकार करते ही थे। और यहाँ पर लेकिन उन्होंने ये एक और बात कही थी, उनको ये पता था कि पिछड़े देशों में या अल्प विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक होती जाती है
तो उनका ये भी मानना था कि जनसंख्या में नियंत्रण जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो श्रमिकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और जब बहुत अधिक श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी और उस हिसाब से पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा तो इतने सारे लोगों को काम देना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने से ये आर्थिक विकास को और जटिल बना देगी और उसमें दिक्कतें खड़ी करेगी। तो इसलिए उनका ये विचार था कि जनसंख्या में वृद्धि हो लेकिन कम हो, तभी जाके आर्थिक विकास हो सकता है और पूंजी संचय हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने आर्थिक विकास को मंद प्रक्रिया माना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे होती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ये उनका मानना था। अब हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने विचार दिया था, वो है कि उन्होंने विकास के दूत या विकास के एजेंट के रूप में उन्होंने कृषक को माना, उत्पादक और व्यापारी को माना। यहाँ देखिए, आडम स्मिथ जो है कृषक को भी, उत्पादक को भी और व्यापारी को भी, इन तीनों को वो विकास के दूत मानते हैं, यानी कि इन तीनों के माध्यम से आर्थिक विकास संभव हो पाता है, ये उनका मानना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी माना कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार के साथ उद्यमशीलता और प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब स्वतंत्र व्यापार होगा, उद्यमशीलता होगी, प्रतियोगिता होगी, तो इससे क्या होगा, जितने भी कृषक रहेंगे, जितने भी उत्पादक रहेंगे या जितने भी व्यापारी रहेंगे, इन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा और ये लोग बाज़ार को विस्तृत कर सकते हैं, अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कृषक है, जो उत्पादक हैं, जो व्यापारी हैं, ये आर्थिक विकास को आगे की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने आडम स्मिथ ने ये कहा था कि आर्थिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले कृषि का विकास होना ज़रूरी है। जब कृषि का विकास होगा तो धीरे धीरे वाणिज्य और उद्योग धंधों का भी विकास होगा, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होगी, और इन तीनों क्षेत्रों में आगे आना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों क्षेत्रों में अतिरेक उत्पन्न होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि कृषि में विकास तब उत्पन्न होगा जब कृषि में अतिरेक उत्पन्न हो पाएगा, और जब कृषि में अतिरेक उत्पन्न होगा तो कृषि वाणिज्य, सेवाओं और निर्मित वस्तुओं की मांग करेगा। कृषि क्षेत्र जो है वो इन वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा, और जब वो यानी कि कृषि क्षेत्र उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा, तो इस तरह से उद्योगों का और वाणिज्य का यानी कि बिजनेस का विकास होगा, क्योंकि उनके उत्पादित माल को कृषक क्षेत्र खरीद लेंगे, और धीरे धीरे करके इससे क्या होगा, उद्योगों में जो है वो निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना होगी और उद्योगों का विकास होने लगेगा। और जब कृषि क्षेत्र में भी अतिरेक उत्पन्न होगा, इसके साथ साथ जो वाणिज्य क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा, जो उत्पादन क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। तो तीनों क्षेत्रों में वृद्धि होने से जो है वो पूंजी का संचय हो पाएगा तीनों क्षेत्रों के द्वारा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विकास के तीन एजेंट हैं, कृषक हैं, उत्पादक हैं और व्यापारी हैं, इन तीनों के द्वारा बचत संभव हो पाएगा। जब इन तीनों के द्वारा बचत संभव हो पाएगा तो पूंजी निर्माण होगा। इसीलिए इन तीनों के माध्यम से बचत करना बहुत ही ज़रूरी है, ये इनका कहना था, क्योंकि इन तीनों वर्गों के द्वारा बचत होने से ही आर्थिक विकास जो है वो संभव हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि आडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के संदर्भ में अपने जो दूसरे विचार हैं
जो दूसरी कड़ी है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ जो है ये आर्थिक विकास के लिए वितरण से संबंधित विचार भी देते हैं। ये कहते हैं कि आर्थिक विकास होने के लिए वितरण का भी सही ढंग से होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वितरण किस प्रकार से होगा, तो इसमें सबसे पहले वो लेते हैं कि मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो एडम स्मिथ यहाँ ये मानते हैं कि किसी भी मजदूर के लिए जो मजदूरी की दर है वो श्रमिकों और पूंजीपतियों में सौदा करने की शक्ति के ऊपर पर वो निर्भर करता है। जैसे श्रमिक जो है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहेगा, और जो पूंजीपति है जो श्रमिकों को काम देता है, पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहेगा। तो इस तरह से श्रमिक और पूंजीपति उन दोनों के बीच में मजदूरी की दर कहाँ तय होगी, जहाँ इन दोनों में आपसी सहमति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से मजदूरी का जो निर्धारण होता है वो मजदूर और पूंजीपति दोनों के आपसी तालमेल के माध्यम से होता है। यहाँ पर एडम स्मिथ ये कहते हैं। यहाँ एक बात और एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजी जो है, पूंजी को अगर संचय करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी संचय किया जाने लगेगा तो ज़्यादा पूंजी संचय होगा। इसका मतलब पूंजीपति ज़्यादा श्रमिकों को काम दे सकता है। तो जब पूंजीपतियों के पास में पूंजी संचय ज़्यादा होगा तो श्रमिकों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पूंजीपतियों को आपस में जो है वो प्रतियोगिता करनी होगी, और मजदूरों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करनी होगी। और इस स्थिति में मजदूरी दर जो है, मजदूरी दर में वृद्धि होने लगेगी। ये इनका कहना था। तो मजदूरी की दर में जो वृद्धि होती है वो पूंजी की संचय की दर में वृद्धि पर निर्भर करती है कि पूंजी का संचय कितना हो रहा है, उस हिसाब से मजदूरी की दर में वृद्धि होगी। लेकिन पूंजी संचय की जो दर है ये जनसंख्या में वृद्धि की दर पर निर्भर करती है। जनसंख्या में वृद्धि की दर ज़्यादा होगी तो पूंजी संचय की दर जो है वो कम होगी। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि मजदूरी का निर्धारण जो है ये तो श्रमिक और पूंजीपति आपस में मिलकर करते हैं, लेकिन मजदूरी का दर जो है वो पूंजी संचय की दर से भी प्रभावित होता है, और पूंजी संचय का दर जो है वो जनसंख्या वृद्धि की दर से भी प्रभावित होता है। इसीलिए पहले भी मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ का ये कहना था कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं उनको पूंजी संचय करने के लिए जनसंख्या में वृद्धि कम करनी चाहिए, तभी जाके ही पूंजी संचय संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर एडम स्मिथ जो है ये मजदूरी निर्धारण के संदर्भ में बताते हैं। आगे वे ब्याज का निर्धारण कैसे होगा, तो यहाँ पर एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजी का जो संचय प्रक्रिया है, यानी कि पूंजी संचय अधिक होगा तो ब्याज की दर जो है वो कम रहेगी। तो पूंजी संचय का अनुकूल प्रभाव ब्याज की दर पर पड़ता है। एडम स्मिथ मानते थे कि जब ब्याज की दर कम होगी तो इस स्थिति में जो साहूकार लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण बांटने का प्रयास करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज की प्राप्ति हो। जब वे ज़्यादा से ज़्यादा ऋण बांटेंगे तो इससे विनियोग भी प्रोत्साहित होने लगेगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब ब्याज की दर कम होगी तो इससे आर्थिक विकास को प्रगति मिलेगी, क्योंकि ब्याज की दर कम होने से नए विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा और नया विनियोग आर्थिक विकास के मार्ग को और आगे की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से आर्थिक विकास लाने में ब्याज जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
और अगर ब्याज की दर कम है तो आर्थिक विकास में ये एक अनुकूल प्रभाव डालती है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लगान के बारे में आडम स्मिथ क्या कहते हैं। तो लगान के निर्धारण के संदर्भ में आडम स्मिथ कहते हैं कि भूमि पर जो एकाधिकार होता है तो वो उस एकाधिकार का प्रतिफल लगान होता है, और आर्थिक विकास के साथ साथ लगान के निर्धारण में भी वृद्धि होनी चाहिए, ये आडम स्मिथ का कहना था। तो वितरण के बारे में जब वो बताते हैं तो वो लगान के बारे में भी बताते हैं, लेकिन लगान के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि भूमि को सबसे पहले लगान का हिस्सा प्राप्त होता है, और आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे लगान का हिस्सा जो है वो बढ़ते जाए, ये आडम स्मिथ का कहना था। अब हम लोग देखेंगे कि लाभ के निर्धारण के लिए आडम स्मिथ क्या कहते थे। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे पूंजी संचय में वृद्धि होगी वैसे वैसे मजदूरी की दर में भी वृद्धि होगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पूंजी संचय में जब वृद्धि होती जाती है तो पूंजीपतियों को मजदूरों को प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगिता करनी पड़ती है, और इस प्रतियोगिता का रिजल्ट ये निकलता है कि मजदूरी दर में जो है वो वृद्धि होने लगती है। तो जब पूंजी संचय अधिक होगा और मजदूरी दर में वृद्धि होती जाएगी तो लाभ की दर में जो है वो कमी होने लगेगी, धीरे धीरे करके लाभ का दर जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धनी व्यापारी होंगे जो अपनी पूंजी का विनियोजन करते जाएंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट के चलते प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, और इन्वेस्टमेंट के चलते मजदूरी की दर में जो वृद्धि होती जाएगी, और धीरे धीरे करके लाभ भी जो है वो कम होता जाएगा। तो यह आडम स्मिथ ये बोलते थे कि पूंजी संचय में वृद्धि होने से पूंजी के विनियोग में वृद्धि होती है, और पूंजी के विनियोग में वृद्धि होने से धीरे धीरे करके लाभ की दर जो है वो कम होने लगती है, ये आडम स्मिथ का कहना था। अब हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि अगली कड़ी में आडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में आडम स्मिथ का कहना है कि आर्थिक विकास जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे उत्तरोत्तर और संचित रूप से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आडम स्मिथ का ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास तुरंत ही एक बार में या एक झटके में नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास शीघ्र नहीं हो सकता है, बल्कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे घटित होता है, और इस आर्थिक विकास का जो प्रभाव रहता है वो संचयी रहता है, यानी कि धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक विकास होते जाएगा वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती जाएगी, और जब इन प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती जाएगी तो इन वृद्धि को पूरा करने के लिए, यानी कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई में भी वृद्धि होगी, और सप्लाई में वृद्धि तब होगी जब आवश्यक पूंजी निर्माण होगा और इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और आवश्यक पूंजी निर्माण होता जाएगा, अधिक पूंजी का विनियोग किया जाएगा, पूंजी का इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, तो क्या होगा, उत्पादन व्यवस्था में वृद्धि होगी, श्रम विभाजन संभव हो पाएगा। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आडम स्मिथ ने कहा था कि श्रम विभाजन की पूर्व शर्त पूंजी संचय है। जब तक पूंजी संचय नहीं हो पाएगा तब तक श्रम विभाजन नहीं हो सकता। तो जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय होने लगेगा तो धीरे धीरे श्रम विभाजन भी होने लगेगा, और श्रम विभाजन होने से क्या होगा,
उत्पादन में वृद्धि होने लग जाएगी। उत्पादन जो है वो सामान्य स्तर से अधिक बढ़ने लगेगा, उसका भी विकास होता जाएगा। और जब उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी तो इससे क्या होगा, राष्ट्र आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्र आय में वृद्धि होगी तो फिर वास्तविक आय में भी वृद्धि होने लगेगी, या हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ बाजार का विस्तार होगा, और जैसे जैसे बाजार का विस्तार होते जाएगा वैसे वैसे और अधिक श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होते जाएंगे। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नई पद्धतियाँ वो सामने आती जाएगी, जिसके चलते क्या होगा, राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति आय और अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि जब नई विधि से, नई पद्धति से उत्पादन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में और अधिक वृद्धि होती जाएगी, और इसके फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होने लगेगी। उत्पादन जो है वो धीरे धीरे तीव्र गति से और भी बढ़ने लगेगा, तथा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलने लगता है। क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी तो श्रम विभाजन होगा और विशिष्टीकरण होगा। तो इस प्रकार जो मैंने आपसे कहा कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और आर्थिक विकास जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में होगा, एक कोने में होगा, तो वो दूसरे कोने को प्रोत्साहित करेगा, और दूसरे भागों में यानी कि दूसरे क्षेत्रों में वो प्रभाव डालेगा। और इस प्रकार धीरे धीरे करके ये क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ये फैल जाएगा। तो इस तरह से जो विकास की प्रक्रिया है ये एक सर्कल का रूप ले लेगी, एक वृत्त का रूप ले लेगी, और धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को प्रभावित करके आगे होते जाएगा। तो इस प्रकार आडम स्मिथ जो है वो आर्थिक विकास की प्रकृति के बारे में बोलते हैं कि आर्थिक विकास का नेचर, आर्थिक विकास की प्रकृति किस ढंग से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात आडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास जब होते जाएगा तो लास्टली आर्थिक विकास की भी एक सीमा होगी। हालांकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि आर्थिक विकास के संबंध में आडम स्मिथ जो भी कहते हैं वो एक आशावादी विचार कहते हैं, आशावादी विचार के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन लास्टली हम लोग देखेंगे कि उनका ये जो आशावादी विचार था ये धीरे धीरे निराशावादी में बदल जाता है, वो निराशावादी हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि आडम स्मिथ ने कहा कि आर्थिक विकास जो है वो एक सीमा तक होता है, उसके बाद में वो रुक जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जब मजदूरी की दर में वृद्धि होती जाएगी और लाभ की दर गिरती जाएगी, यहाँ से शुरू उन्होंने किया कि मजदूरी की दर में वृद्धि होती जाएगी और लाभ की दर में कमी होती जाएगी। तो जब लाभ का दर घटते जाएगा तो बचत भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब बचत कम होने लगेगा तो पूंजी की पूर्ति उसकी विनियोग की तुलना में कम हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लाभ जो है वो घट जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूंजी का संचय कम होने लगेगा और जो विनियोग के जो अवसर हैं वो भी कम होने लग जाएंगी। एक और तो मजदूरी की दर ऊंची रहेगी, फिर दूसरी ओर विनियोग कम होने से क्या होने लगेगा कि धीरे धीरे मजदूरी भी जो है वो गिरती जाएगी। इसका कारण ये रहेगा कि जब आर्थिक विकास होता जाएगा तो उस समय अर्थव्यवस्था जो है उसके पास जितने भी संसाधन होंगे उन सारे संसाधनों का वो कुशलतम प्रयोग करने लगेगा, अधिकतम उपयोग करने लगेगा। जब वो अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर लेगा, अधिकतम प्रयोग कर लेगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे कि उसके जो लाभ के जो अवसर है वो बहुत कम हो जाएंगे, और लाभ के अवसर कम हो जाने से बचत कम हो जाएगा और फिर विनियोग भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी
और वहाँ से उस अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए एडम स्मिथ ये मानते हैं कि आर्थिक विकास की भी एक सीमा है, इस सीमा से आगे आर्थिक विकास नहीं जा सकता, क्योंकि उनका मानना है कि एक सीमा के बाद आर्थिक विकास जो है वो रुक जाता है। और इस तरह से जब आर्थिक विकास रुक जाएगा, अर्थव्यवस्था में गतिहीनता हो जाएगी, तो इस गतिहीनता से निकलने का वे कोई उपाय नहीं बताते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ का जो आशावादी दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे निराशावादी दृष्टिकोण में बदलने लग जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास के अंत में वो स्थिर अवस्था की ओर वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आर्थिक विकास के संदर्भ में एडम स्मिथ का क्या कहना है। तो आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के जो विचार थे उसका अध्ययन हम लोगों ने कुछ शीर्षकों के अंतर्गत किया, जैसे आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, किस तरह से प्राथमिकताओं का चयन करना चाहिए, मानवीय संसाधन जो है वो आर्थिक विकास में क्या भूमिका निभाती है, और आर्थिक विकास के प्रमुख दूत या विकास के एजेंट कौन कौन से हैं, और जो भी राष्ट्रीय आय होगा उस राष्ट्रीय आय का वितरण किस ढंग से होना चाहिए ताकि आर्थिक विकास हो। और अंत में हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ जो है वो आर्थिक विकास की प्रकृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 6 कड़ियों के अंतर्गत या प्रमुख रूप से इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया, ये समझने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास से संबंधित एडम स्मिथ के क्या विचार थे, उन्होंने क्या विचार दिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको ये समझने में ज़रूर मदद मिली होगी कि आर्थिक विकास के संबंध में एडम स्मिथ का क्या कहना था। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में फिर